हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इसेंशियल ऑफ रेपर्टराइजेशन का अगला टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा रेपर्टराइजेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस में इंट्रोडक्शन। अब हम जानेंगे कि रेपर्टरी है क्या। As per the Samuel Johnson's Dictionary of English Language, one of the most famous dictionaries in history published in 1755, repertory means a treasure or a book in which anything is to be found. Samuel Johnson's की एक डिक्शनरी थी जो कि इंग्लिश भाषा में थी, अंग्रेजी भाषा में थी। उस जो कि बहुत फेमस डिक्शनरी थी हिस्ट्री में, हेनिमन सर के टाइम पे, जो कि 1755 में पब्लिश हुई थी। उसमें रेपर्टरी को डिफ़ाइन किया गया था कि रेपर्टरी क्या है, एक खजाना है या फिर एक ऐसी किताब है जिसमें कुछ भी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, एनीथिंग इज़ टू बी फाउंड। His dictionary was enormously popular and highly respected for its epic sense of scholarship during the time of Hahnemann. और उनकी जो डिक्शनरी थी सैम्यूल जॉनसन्स की, वो बहुत ही पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थी, मानी हुई रेपर्टरी थी, जिसमें जो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, यूज़ की गई थी, ऐसी रेपर्टरी थी। थिसॉरस ने फिर बताया, उन्होंने रेपर्टरी को डिफाइन किया है, अ रेपर्टरी इज़ अ स्टोर हाउस वेयर स्टॉक्स ऑफ थिंग्स इज़ केप्ट। एक रेपर्टरी एक स्टोर हाउस है जहाँ पर चीज़ों का स्टॉक रखा जाता है। तो एक स्टोर हाउस है ये, जहाँ पर हम चीज़ें एकत्रित करके रखते हैं। द एंटायर रेंज ऑफ स्किल्स और एप्टीट्यूड और डिवाइस यूज्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड और ऑक्यूपेशन। एक पर्टिकुलर फील्ड में जो भी चीज़ें हमें चाहिए, चाहे वो स्किल्स हों, चाहे वो एप्टीट्यूड हो, चाहे वो डिवाइसेस हो, मतलब हर तरह से थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज चाहिए उसे रखा जाता है जिस स्टोर हाउस में, उसे हम रेपर्टरी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉलिंस थिसॉरस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज गिव्स अ नंबर ऑफ सिमिलर वर्ड्स। उन्होंने रेपर्टरी के सिमिलर बहुत सारे शब्द दिए, रेपर्टोयर, लिस्ट, रेंज, स्टॉक, सप्लाई, स्टोर, कलेक्शन, रिपोजिटरी। फिर उसके बाद द गेल ग्रुप ने उनकी गेल ग्रुप की एक डिक्शनरी थी, डिक्शनरी ऑफ कलेक्टिव नाउन एंड ग्रुप टर्म्स। उसमें उन्होंने बताया कि रेपर्टरी है वो एक स्टोर हाउस है नॉलेज का, और रेपर्टोयर नॉलेज का स्टोर हाउस है जिसे हम रेपर्टोयर भी कहते हैं। ठीक है, एज पर अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद अमेरिकन हेरिटेज जो डिक्शनरी है, अंग्रेजी भाषा में ही थी ये भी, इसमें बताया गया कि द वर्ल्ड रेपर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम द लेट लैटिन वर्ड। जो रेपर्टरी जो शब्द है वो लेट लैटिन वर्ड से, मतलब लैटिन से ओरिजिनेट हुआ है, रेपर्टोरियम से ओरिजिनेट हुआ है। लैटिन वर्ड रेपर्टस मीन्स अ स्टोर हाउस, जिसका मतलब है स्टोर हाउस वेयर अ स्टॉक ऑफ थिंग्स इज केप्ट, जहाँ पर चीज़ों का स्टॉक रखा जाता है। द रेपर्टरी इज़ अ पास्ट प्रिंसिपल ऑफ रेपरायर। जो रेपर्टरी है वो रेपरायर का पास्ट प्रिंसिपल है, जिसका मतलब है टू फाइंड आउट मतलब खोज कर निकालना। फिर उसके बाद कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी में बताया कि रेपर्टरी क्या है। रेपर्टरी मीन्स द एंटायर स्टॉक ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द फील्ड और ऑफ अ काइंड रेपर्टोयर वही चीज़ है कि जो रेपर्टरी है वो क्या है, स्टॉक, पूरी चीज़ों का, जो भी एक फील्ड में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उन सब का एक स्टॉक है, या फिर जितने भी टाइप्स हो सकते हैं, जितने भी प्रकार हो सकते हैं चीज़ों के, एक फील्ड में जो भी चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं उनका स्टॉक है रेपर्टरी। फिर रेपर्टोयर को बताया क्या है, एक रिपोजिटरी है, मतलब जहाँ पर हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं। अ प्लेस वेयर अ स्टॉक ऑफ थिंग्स इज केप्ट, जहाँ पर स्टॉक लगाए जाते हैं चीज़ों के। फिर 18th सेंचुरी में रेपर्टोरियम और रेपरायर को यूज़ किया गया, वर ऑल्सो यूज टू कैरी द मीनिंग ऑफ आर्मामेंटेरियम। तो आर्मामेंटेरियम का क्या है, वेयर आर्मामेंट्स वर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड और इन अ डेफिनेट ऑर्डर एट द राइट प्लेस, मतलब जहाँ पर आर्मामेंट्स स्टोर किए जाते हों डेफिनेट ऑर्डर में, फिक्स्ड ऑर्डर में और सही जगह पर, सो दैट वन कैन फाइंड आउट द नीडेड वेपन्स विद ईच, मतलब जो भी हथियारों की हमें ज़रूरत है उन सबको अरेंज किया गया है एक फिक्स मैनर में, एक नीडेड मैनर में, कि डेफिनेट ऑर्डर में, कि अच्छा ये छोटा हथियार है यहाँ मिलेगा, ये इस पर्पज़ से यूज़ होता है तो वो यहाँ मिलेंगे, जो ऐसे शार्प हैं वो यहाँ मिलेंगे, जो वेट में ज़्यादा हैं वो यहाँ मिलेंगे। तो जो आर्मामेंट्स अरेंज होते हैं वैसे ही आर्मामेंटेरियम की तरह ही रेपर्टोरियम को यूज़ किया गया। डेफिनेशन देखते हैं। रेपर्टरी इज़ अ
systematically and logically arranged index to the homeopathic materia medica, which is full of information collected from toxicology, drug proving, and clinical experience. The repertory helps us to find out the required symptoms together with the medicine or a group of medicines having different grades. तो जो repertory है वो क्या है, systematically और logically arranged index है, मतलब सिस्टम के हिसाब से भी उसे अरेंज किया गया है कि माउथ सिम्टम्स यहाँ होंगे, लंग्स के यहाँ होंगे, हार्ट के यहाँ होंगे, वैसे भी किया गया है, सिस्टमेटिकली भी किया गया और लॉजिकली भी करा गया है कि ये लंग्स में इंक्लूड होगा या नहीं, ये माउथ में इंक्लूड होगा, दोनों के हैं तो उनको लॉजिकली अरेंज किया गया है। किसमें, होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के जो सिम्टम्स हैं उनका इंडेक्स बनाया गया है, विच इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें पूरी तरह से जानकारी है किसके बारे में, कलेक्टेड फ्रॉम टॉक्सिकोलॉजी, जो कि टॉक्सिकोलॉजी से कलेक्ट हुई है, ड्रग प्रूविंग से कलेक्ट हुई है और क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मिली है। मतलब जो भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं हमारे रूब्रिक्स, उनको सबको उसमें नोट करा गया है। द रेपर्टरी हेल्प अस टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड सिम्टम, जो रेपर्टरी है वो हमें मदद करती है ताकि हम जो रिक्वायर्ड सिम्टम्स हैं उन्हें खोज के निकाल सकें, उन्हें देख सकें, उन्हें पता लगा सकें, टुगेदर विद द मेडिसिन और अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैविंग डिफरेंट ग्रेड्स। अब सिम्टम्स तो हमें पता होते हैं, लेकिन उनमें कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती हैं, कितने ग्रुप्स हो सकते हैं मेडिसिन के, वो और अलग अलग ग्रेड्स में कौन कौन सी मेडिसिन होंगी, ये सब हमें रेपर्टरी बताती है। इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मटेरिया मेडिका एंड द डिसीज। दिस इज़ इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको याद रखनी है कि जो रेपर्टरी है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच की, मटेरिया मेडिका और डिसीज़ की। वेयर टू यूज़ द रेपर्टरी, रेपर्टरी को कहाँ यूज़ करना है, फर्स्ट है क्रोनिक केसेस वेयर सेवरल रेमेडीज सेम टू कवर द पिक्चर। क्रोनिक केसेस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ बहुत सारी रेमेडीज़ पिक्चर को कवर कर रही हूँ, मतलब ऐसा केस है जिसमें हमें लग रहा है ये 5-6 दवाइयाँ हो सकती हैं या 10 दवाइयाँ हो सकती हैं, तो हम रेपर्टरी की हेल्प से उनको वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अच्छा ये वाली हो सकती है, ये वाली नहीं हो सकती, पता लगा सकते हैं। मिसमैनेज्ड केसेस, जो मिसमैनेज्ड केसेस हैं हमने उन्हें ट्रीट करने की कोशिश की पर वो नहीं हो पा रहे, मैनेज नहीं हो पा रहे, हमें करेक्ट से मिनिमम नहीं मिल पा रही, तो हम रेपर्टरी का यूज़ कर सकते हैं। केसेस विच डू नॉट शो अ क्लियर पिक्चर एंड द रिलेटेड ग्रुप ऑफ रेमेडीज़। अब ऐसा केस है जिसमें हमें क्लियर पिक्चर मिल ही नहीं रही है, हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि इसमें क्या हो सकता है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, तो हम और या फिर हमें लग रहा है कि इस ग्रुप की हो सकती है, तो हम रेपर्टरी की हेल्प से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा टू ट्रेस आउट द प्रोबेबल सीक्वेंस ऑफ रेमेडीज दैट मे बी नेसेसरी टू क्योर। अब सीक्वेंस देखने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि अच्छा पहले हम ये देंगे, फिर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ये हो सकती है, या फिर इसके बाद ये प्रिस्क्राइब करी जाएगी, तो ये सीक्वेंस ही हम देख सकते हैं रेपर्टरी की हेल्प से। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेमिंगली इंडिकेटेड रेमेडीज़, अब जो इंडिकेट हो रही हैं रेमेडीज़ उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम रेपर्टरी यूज़ कर सकते हैं। टू वर्क आउट रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ एंड सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, वही चीज़ है कि रिलेशनशिप देख सकते हैं रेमेडीज़ का कि अच्छा अगर हमने अब फॉस्फोरस दी है तो अब हम कौन सी नहीं दे सकते, क्या एंटीडोट होगी इसकी, क्या इनिमिकल होगी, क्या कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ये सब देखने के लिए। और उसके बाद अगर हमने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दिया है तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में हम क्या देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप, तो ये सब हम रेपर्टरी की हेल्प से कर सकते हैं। वेयर नॉट टू यूज़ द रेपर्टरी, रेपर्टरी कब यूज़ नहीं करनी है, इन दोज केसेस वेयर देयर आर क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द सिमिलम। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा होगा ये कीनोट है और ये सिर्फ इस मेडिसिन में ही मिलता है, तो हमें पता है सिमिलम यही होगी, तो हम ऐसे केसेस में रेपर्टरी नहीं यूज़ करेंगे। तो आपको मेन जो रेपर्टरी में ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन तो हमने देख ही लिया था, उसके बाद जो मेन ध्यान रखना है वो रेपर्टरी क्या है, तो ये एक इंडेक्स है, ये हमें याद रखना है, कौन कौन से वर्ड से डराइव हुआ है ये चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद डेफिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन तो आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑन रेपर्टरी। रेपर्टरी पे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी हैं अलग अलग डॉक्टर्स ने, अलग अलग फिजिशियंस ने, तो हम वो देखते हैं क्या क्या है। द फिजिशियन मस्ट स्टडी द होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स अंटिल ही लर्न्स व्हाट इट इज़ इन सिकनेस दैट गाइड्स टू द क्यूरेटिव रेमेडी। एक फिजिशियन को, एक पर्सन, एक डॉक्टर जो आर्ट ऑफ हीलिंग प्रैक्टिस कर रहा है, जो पेशेंट को क्योर करना चाहता है, जो उसकी सफरिंग समझता है, द फिजिशियन, उसको क्या करना चाहिए, उसको सारे होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स की स्टडी करनी चाहिए तब तक जब तक वो सीख ना जाए कि जो सिकनेस है वो क्या है, बीमार इंसान में ऐसा क्या है जो उसे बीमार कर रहा है, या फिर मेडिसिन में ऐसा क्या है, क्यूरेटिव है रेमेडी में वो क्या है, मतलब जो जब तक वो इसके बारे में नॉलेज ना हो उसे,
कि व्हाट इज़ क्यूरेटिव इन मेडिसिन और व्हाट इज़ मेडिसिनल पावर्स, या फिर व्हाट इज़ नॉलेज ऑफ डिसीज इंडिकेशन ना हो जब तक उसे, तब तक उसे क्या करना है, तब तक उसे होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करती रहने हैं. ही मस्ट स्टडी द मटेरिया मेडिका अंटिल ही लर्न्स व्हाट इज़ नीडेड टू मीट दीज डिमांड. और उसे मटेरिया मेडिका भी पढ़नी है तब तक जब तक वो उसकी डिमांड्स को पूरा ना करने लगे. मतलब जब तक उसे सिम्टम्स याद ना हो जाए, जब तक उसे इंडिकेशंस ना होने लगे किसके, मेडिसिन के, रेमेडी चूज़ करने में, जब तक उसे थोड़ी नॉलेज ना हो जाए कि अच्छा इसमें ये सिम्टम्स है, ये मेडिसिन है, तो तब तक उसे मटेरिया मेडिका भी पढ़नी है. ही मस्ट देन स्टडी द रेपर्टरी. उसके बाद उसे रेपर्टरी पढ़नी है अंटिल ही लर्न्स हाउ टू यूज़ इट. जब तक वो सीख ना जाए इसे कैसे इस्तेमाल करना है, सो दैट ही कैन फाइंड व्हाट ही वांट्स, ताकि वो उसे ढूंढ सके जो उसे चाहिए. मतलब उसे रेपर्टरी में क्या चाहिए, कौन सा रूब्रिक कहाँ मिलेगा, कौन सा रूब्रिक कैसे लैंग्वेज में लिखा गया है, ये सब चीज़ें जब तक उसे इसकी नॉलेज ना हो जाए तब तक उसे रेपर्टरी स्टडी करनी है. व्हेन ही नीड्स इट, जब उसे ज़रूरत हो तो उसे इस्तेमाल कर पाए. ये सारी चीज़ें डॉक्टर कैंट ने बताई हैं. क्या क्या बताई हैं कि एक फिजिशियन को होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स लर्न करने हैं जब तक वो सीख ना जाए कि व्हाट इट इज़ इन सिकनेस दैट गाइड्स टू क्यूरेटिव रेमेडी. सिकनेस में ऐसा क्या है, बीमारी में ऐसा क्या है जो कि उसे क्यूरेटिव रेमेडी की तरफ ले जाता है. दूसरा, मटेरिया मेडिका पढ़नी है जब तक वो उसकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा ना करने लग जाए. और रेपर्टरी पढ़नी है जब तक वो सीख ना जाए कि उसे जो चाहिए वो उसे कैसे ढूंढना है. जब उसे ज़रूरत पड़े तो वो उसे आसानी से ढूंढ सके. ये डॉक्टर कैंट ने बताया. इसी के साथ साथ और क्या बताया, द प्रॉपर यूज़ ऑफ रेपर्टरी विल लीड टू करेक्ट ऑफ हैंड प्रिस्क्राइबिंग इन सिंपल केसेस इन फ्रॉम 10 to 20 ईयर्स. जो प्रॉपर यूज़ है रेपर्टरी का उससे क्या होगा, वो लेकर जाती है कि जो सिंपल केसेस हैं उनको तुरंत हाथों हाथ कैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है अगर हम प्रॉपर यूज़ करेंगे. इन फ्रॉम 10 to 20 ईयर्स, 10 से 20 सालों में ऐसा होने लगेगा. द मैकेनिकल यूज़ ऑफ रेपर्टरी नेवर लीड्स टू आर्टिस्टिक प्रिस्क्राइबिंग नॉट टू रिमार्केबल यूज़. जो मैकेनिकल यूज़ है रेपर्टरी का उससे हम कभी भी आर्टिस्टिक प्रिस्क्राइबिंग नहीं कर सकते हैं, ना ही रिमार्केबल रिजल्ट्स के लिए उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ऐसा वाला. तो हमें प्रॉपर यूज़ करना है, मैकेनिकली यूज़ नहीं करना है इसे. The use of repertory in homeopathic practice is a necessity if one is to do careful work. अगर आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिस में सावधानी से इलाज करना है, केयरफुल वर्क करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए रेपर्टरी यूज़ करना. Our materia medica is so cumbersome without a repertory that the best prescriber must meet with ओनली indifferent रिजल्ट. हमारी मटेरिया मेडिका इतनी अधूरी है, इतनी इनकम्प्लीट है, इतनी कम्फर्टसम है, इतनी हम क्या कहें कि वो इतनी कंप्लीट नहीं है, अपने आप में इतनी सक्सेसफुल नहीं है कि बिना रेपर्टरी के एक बेस्ट प्रिस्क्राइबर अच्छे से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके. क्योंकि अगर वो करेगा ना तो उसको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे. मतलब अलग अलग हर बार 10 बार अगर वो मेडिसिन सिम्टम्स रिलेट करेगा तो 10 मेडिसिन निकल के आ जाएंगी. तो रेपर्टरी बहुत ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें डॉक्टर कैंट ने बताई. As no one can carry all the symptoms of all the remedies in his mind, a concordance of index is needed. We term a symptom index a repertory. अब डॉक्टर एलिजाबेथ राइट ने बताया, ये आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट भी है. डॉक्टर एलिजाबेथ राइट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति, एज नो वन पर्सन, कोई भी व्यक्ति सारे सिम्टम्स को सारी रेमेडीज़ के सारे सिम्टम्स को अपने माइंड में कैरी नहीं कर सकता, याद नहीं कर सकता, रख नहीं सकता. तो उसे एक कॉन्कॉर्डेंस ऑफ इंडेक्स इज नीडेड. तो उसे क्या चाहिए, उसे एक इंडेक्स की आवश्यकता है जिससे वो सारे सिम्टम्स को देख पाए. तो हमने उस सिम्टम इंडेक्स को ही क्या टर्म दिया है, रेपर्टरी. फिर नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिस होम्योपैथी विदाउट द एड ऑफ रेपर्टरीज एंड द बेस्ट रेपर्टरी इज़ द फुल लिस्ट. तो ये लगभग नामुमकिन है कि होम्योपैथी को प्रैक्टिस करना बिना रेपर्टरी यूज़ किए, और जो बेस्ट रेपर्टरी होगी वही द बेस्ट रेपर्टरी इज़ द फुल लिस्ट. मतलब जो पूरी तरह से होम्योपैथिक प्रैक्टिस में यूज़ करी जा सके, जिसमें जो पूरी तरह से इस्तेमाल में आ रही है, तो वही क्या है, बेस्ट रेपर्टरी है. ये डॉक्टर J.H. क्लार्क ने बताया. ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. देयर इज़ अ नीड एंड इट मे बी ट्रूथफुली सेड एन अर्जेंट डिमांड फॉर अ रेपर्टरी विच विल इनेबल द फिजिशियन टू फाइंड क्विकली, सर्टेनली एंड डिजायर सिम्टम्स इन द मटेरिया मेडिका टुगेदर विद इंडिकेटेड रेमेडी. तो यहाँ पर एक आवश्यकता है, हमें ज़रूरत थी, हमें आवश्यकता थी, और ये सच में कहा गया है. ट्रूथफुली सेड, ये बहुत सही कहा गया है. क्या कहा गया है,
कहा गया है, कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि जो अर्जेंट डिमांड है रेपर्टरी की, विच विल इनेबल द फिजिशियन, मतलब रेपर्टरी की ज़रूरत क्यों है, ताकि जो फिजिशियन है वो क्या कर सके, वो तुरंत जल्दी से जल्दी निश्चित रूप से, मतलब सर्टेनली निश्चित रूप से और डिज़ायर्ड सिम्टम्स देख सके मटेरिया मेडिका के एक ही बार में, उसके साथ साथ उसकी इंडिकेटर रेमेडी भी देख सके। डॉक्टर विलियम डी जेंट्री ने बताया द रेपर्टरी वॉज नेवर मेड और इंटेंडेड टू टेक द प्लेस ऑफ मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका को हटाने के लिए रेपर्टरी नहीं बनाई गई। I can't let too great a stress on the fact that it must never replace our constant study and the use of pathogenesis of remedies। ना ही मैं इस बात पर जोर डालूंगा, ग्लेन इरविक विडवेल कहते हैं, ना ही मैं इस बात पर जोर डाल सकता हूँ कि ये रिप्लेस कर सकती है हमारी कांस्टेंट स्टडी को, ये नहीं कर सकती। मतलब जो हमारी कांस्टेंट स्टडी है, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, ये उनकी स्टडी को रिप्लेस नहीं कर सकती। ना ही जो पैथोजेनेसिस है रेमेडीज़ की, उसको रिप्लेस किया जा सकता है, उसको भी यूज़ करना पड़ता है हमें पैथोजेनेसिस को, तो ना ही ये उसके यूज़ को रिप्लेस कर सकती है। इट शुड बी यूज्ड एन इंडेक्स, ये सिर्फ एक इंडेक्स की तरह यूज़ की जानी चाहिए टू लाइटन द टास्क ऑफ मेमोरी, ताकि जो भी हमारी मेमोरी है उसका जो टास्क है, इतना सारा रटना, इतने सारे सिम्टम्स रिलेट करना, उनकी मेडिसिन याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना, उन सब का जो मेमोरी का इतना बड़ा काम है वो हल्का हो जाए, उस पर बोझा कम हो जाए। एंड स्टोरिंग द वास्ट सिम्टमेटोलॉजी, इतने सारे सिम्टम्स हैं, इतनी वास्ट सिम्टमेटोलॉजी है, उसको स्टोर करने का काम जो है मेमोरी का, वो कम हो जाए हमारी रेमेडीज से रिलेटेड। ठीक है, फिर ग्लेन इरविक बिडवेल ने और भी कुछ कहा है। क्या कहा है? द यूज़ ऑफ रेपर्टरी इज़ वन ऑफ द हायर ब्रांचेज ऑफ अवर आर्ट। हमारी आर्ट है, जो हीलिंग आर्ट है, उसकी सबसे बड़ी ब्रांच है क्या? रेपर्टरी का इस्तेमाल। एंड बिफोर इट कैन बी मास्टर्ड द लॉ गवर्निंग द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिसीज, ये मास्टर की जा सकती है उससे पहले। Before it can be mastered, the governing the homeopathic treatment and cure of disease as given to us in organon and chronic disease must be learned। इसे मास्टर करने से पहले, ये मास्टर की जा सकती है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो भी लॉज हैं जो कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में ज़रूरी हैं, जैसे नेचर्स लॉ ऑफ क्योर हो गया, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर हो गया, तो ये जो भी लॉज हैं वो ज़रूरी हैं। क्योर के जो लॉज हैं डिसीज़ के, वो ज़रूरी हैं सीखना हमारे लिए। ऑर्गेनल हमें अच्छे से आनी चाहिए और क्रोनिक डिसीज़ भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। Every attempt to convert either the materia medica or the repertory into the language of traditional medicine must result in total failure। अब डॉक्टर कैंट ने एक और बात कही है, इंपॉर्टेंट बात है ये भी बहुत, कि अगर हम जो भी मटेरिया मेडिका है या फिर जो रेपर्टरी है उसको ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, ट्रेडिशनल मेडिसिन की लैंग्वेज में अगर हम उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये एक नाकाम कोशिश होगी। मतलब ये एक फेलियर है, ऐसा करना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। द नीड फॉर द रेपर्टरी कम्स फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ होम्योपैथी इटसेल्फ। जो ज़रूरत है रेपर्टरी की वो क्या है? होम्योपैथी से ही आई है। होम्योपैथी का खुद का जो कैरेक्टर है वहाँ से ही रेपर्टरी की नीड आई है, क्योंकि इतने सारे बहुत सिम्टम है, तो क्या करना है हमें कि इंडेक्स की ज़रूरत तो होगी। ये बताया डॉक्टर बार्थेल एंड डॉक्टर बिल क्लंकर ने। It is by no means a rigid measure to which we must hold the afflicted patient, rather it is a flexible means which we may adapt to the patient himself, and by this means find the remedy that will be best fitted to his needs। डॉक्टर H.A. रॉबर्ट्स क्या कहते हैं? It is by no means a rigid measure to which we must hold the afflicted patient। ये क्या है? ये एक rigid measure है, हम कह सकते हैं ये एक रिजिड मेजर है जिससे हम एफ्लिक्टेड पेशेंट है जो उस पर एक होल्ड पा सकते हैं। रेदर इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मीन्स विच, और ये एक फ्लेक्सिबल मीन्स भी है। वी में अडेप्ट टू द पेशेंट हिमसेल्फ, हम पेशेंट के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं खुद ब खुद। एंड बाय दिस मीन्स फाइंड द रेमेडी, और हम इससे रेमेडी भी निकाल सकते हैं। दैट विल बी बेस्ट फिटेड टू हिज नीड्स, जो कि उसकी जो पेशेंट की जो नीड है उससे बेस्ट फिटेड हो, मतलब उसके लिए बेस्ट से मिनिमम हम निकाल सकते हैं। A perfect repertory should contain a reference to every symptoms of materia medica under every rubric where it can be possibly looked for। एक perfect repertory क्या होगी? जिसमें हर एक symptom materia medica का मिलेगा हमें, और हर एक rubric के अंदर हम उस materia medica के
जो भी सिम्टम्स देख रहे हैं उसकी मेडिसिन भी मिलेगी। मतलब अ परफेक्ट रेपर्टरी शुड कंटेन अ रेफरेंस, एक रेफरेंस होगा टू एवरी सिम्टम्स ऑफ मटेरिया मेडिका अंडर एवरी रूब्रिक, हर रूब्रिक के अंदर उस सिम्टम्स का रेफरेंस दिया होगा कि अच्छा ये जो रूब्रिक है वो इस सिम्टम से रेफ़र किया गया है, तो वो हमारी परफेक्ट रेपर्टरी होगी, ये वेरिस ने बताया। A repertory is an index to the materia medica. It is the back pages materia medica, so to is a register. रेपर्टरी क्या है? इंडेक्स है मटेरिया मेडिका का, और ये बैक पेजेस मटेरिया मेडिका है, तो हम इसे कह सकते हैं ये एक रजिस्टर है। ये किसने बताया? आर वेन जेंट वोट। The repertory is the main thing for why it's used. The physician find in the shortest time in the most of manner the drug be desired. अब रेपर्टरी क्या है? रेपर्टरी एक मुख्यतः एक वस्तु है, एक चीज़ है, मुख्य चीज़ है, मेन थिंग है, जिसके यूज़ से फिजिशियन क्या कर सकता है? कम से कम वक्त में और बहुत ही टफेस्ट मैनर में, बहुत ही कठिन उसमें मैनर में क्या कर सकता है? ड्रग ढूंढ सकता है, जो भी इसका डिज़ायर्ड ड्रग है। ये किसने बताया? वेंडेनबर्ग ने। और वेंडेनबर्ग ने एक और बात कही, द वर्क ऑफ प्लानिंग एंड मेकिंग अ रेपर्टरी इज़ अ मोस्ट डिफिकल्ट अंडरटेकिंग। और रेपर्टरी को प्लान करना, रेपर्टरी को बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। फिर नेक्स्ट है, इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ द टर्म पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इन रेपर्टरी बाय नो मीन्स शट आउट द यूजफुलनेस ऑफ द सिम्टम्स इन अदर फॉर्म्स ऑफ डिसीज। कि ये याद, इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड, ये याद रखने वाली बात है कि जो प्रेजेंस है टर्म्स की, बाय नो मीन्स सट आउट द यूजफुलनेस ऑफ सिम्टम्स, वो सिम्टम्स की यूजफुलनेस को सट आउट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं इन अदर फॉर्म्स ऑफ डिसीज। द प्रिस्क्राइबर हैज़ टू डील विद ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फैक्ट्स। उसको पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल पे ध्यान नहीं देना है हमारे रेपर्टरी पे, हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्ट्स देखने हैं, बट शुड ऑलवेज बियर इन माइंड दैट इंडिविजुअलाइजेशन इज़ द लाइफ ऑफ थेरेपेटिक्स। और हमें ये भी देखना है कि जो थेरेपेटिक्स अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, थेरेपेटिकली अगर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो भी हमें इंडिविजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। कैल्विन बी नर्न ने ये बताया। द प्रॉपर यूज़ ऑफ रेपर्टरी इज़ इंडिस्पेंसिबल टू द प्रिस्क्राइबर। जो प्रॉपरली यूज़ है जो रेपर्टरी का, वो इंडिस्पेंसिबल है प्रिस्क्राइबर के लिए, स्पेशली इन कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट क्रोनिक केसेस। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा क्रोनिक केसेस हैं, उसमें बहुत इंडिस्पेंसिबल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मटेरिया मेडिका इज़ सो वास्ट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी इट ऑल इन मेमोरी। वही मटेरिया मेडिका इतनी वास्ट है कि हम उसे मेमोरी में कैरी नहीं कर सकते हैं। नॉर इज़ दिस कंसिडर नेसेसरी बाई एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइबर। ना ही ये जो एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइबर्स हैं उनके द्वारा ये ज़रूरी समझा गया कि हम सारी मटेरिया मेडिका को अपनी मेमोरी में स्टोर करें। ये बताया हार्वे फेरिंगटन ने। आगे देखते हैं। Any repertory is only a guide and help simplifying the work of selecting the remedy suited to the case. कोई भी रेपर्टरी एक गाइड हो सकती है, एक मदद करने वाली हो सकती है, मतलब एक गाइड है जो हमें राह दिखा रही है, हमें मदद कर रही है। सिंप्लीफाइंग द, जो हमारे काम को आसान कर रही है कि जो भी हमारा केस है उससे जो भी रेमेडी सूट हो रही है, जो भी उसका फिट हो रही है, उसको हम सेलेक्ट कर सकें। द स्टूडेंट मस्ट हैव सम नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका और ही विल डू रेपर्टराइजिंग इन वेन। अब स्टूडेंट को मटेरिया मेडिका रटी हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए, वरना रेपर्टराइजेशन क्या होगा? वेन, बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। इट इज़ सेल्डम टू फाइंड द सिमिलम इन अ मैकेनिकल वे। मैकेनिकल वे में सिमिलम फाइंड करना ये बेकार है, मतलब किसी इतना काम का नहीं है। हार्वे फेरिंगटन ने ये बताया। अब धावले ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कहा है, हम उसे पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेपर्टराइजेशन इज़ फ्रॉम जनरल्स टू पर्टिकुलर्स। तो आपने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में पढ़ा होगा जनरल्स टू पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स टू जनरल्स। ये क्या चीज़ है? जनरल्स टू पर्टिकुलर और पर्टिकुलर्स टू जनरल। तो आपने लॉजिक पढ़ा होगा ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में। तो दो तरह के होते थे, इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। तो अगर हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं तो इंडक्टिव लॉजिक, और जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं तो वो होता है डिडक्टिव लॉजिक। तो वही है, तो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ इधर हम जा रहे हैं, तो ये रेपर्टरी क्या है? एक डिडक्टिव लॉजिक पे काम करती है। जो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है रेपर्टराइजेशन का, वो क्या है? डिडक्टिव लॉजिक है। बॉनिंगहसन स्ट्रेसेस द फिजिकल जनरल्स वाइल कैंट द मेंटल जनरल्स। अब जो बॉनिंगहसन है, जिन्होंने BTP भी दी, बॉनिंगहसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक, वो फिजिकल जनरल्स पे गौर देते हैं, जबकि जो डॉक्टर कैंट हैं वो मेंटल जनरल्स पे देते हैं। बॉनिंगहसन जनरलाइज ऑन अ ग्रैंड स्केल वाइल कैंट कंसीडर दिस इज
दिस एज एन अनवारंटेड ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट टू इट वॉलेंटली। अब जो वॉर्निंग हसन ने क्या किया, बहुत ही बड़े स्केल पर जनरलाइज किया है, लेकिन कैंट ने क्या किया है, उसे बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है। बॉर्निंग हसन ट्रीट द कॉन्कोमिटेंट्स इन अ हाईली सिस्टमाइज्ड मैनर। जो बॉर्निंग हसन है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कॉन्कोमिटेंट्स को बहुत ही सिस्टमाइज्ड मैनर में ऑर्गेनाइज किया है, ट्रीट किया है। वाइल कैंट स्कैटर देन ऑल ओवर, जबकि कैंट ने उन्हें चारों तरफ बिखेर के रखा है। Bogus add his pathological journals to Bonning Husson's and finally developed his highly selective approach that proved devastating to the novice। फिर बॉगर ने क्या किया, बॉर्निंग हसन की जो रेपर्टरी थी उसमें कुछ अपने अप्रोच, अपनी हाईली सिलेक्टिव अप्रोच भी ऐड कर दी, जिससे वो और भी बेहतर हो गई। We thus find repertorization developing various techniques that have split ranks of homeopath। तो हम देखते हैं कि जो रेपर्टराइजेशन है उसमें अलग अलग टेक्निक्स आ रही हैं, जिससे होम्योपैथ्स रैंक कर रहे हैं, मतलब डिवाइड हो गए। कुछ लोग कैंट रेपर्टरी यूज़ करते हैं, कुछ BTBV को कर रहे हैं, कुछ बोगस की कर रहे हैं। तो ये ईच अप्रोच हैज़ इट्स डिस्टिंक्ट स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। हर एक की जो अप्रोच है, हर एक का जो एप्लीकेशन का जो यूज़ करना है वो अलग है। एंड इट शुड बी आर एंडेवर टू मास्टर ऑल दीज सो दैट वी मे बी एबल टू सिलेक्ट द मोस्ट रिवार्डिंग टेक्निक। और हमें इन सबको पढ़ना चाहिए, इन सबको अच्छे से समझना चाहिए, ताकि जो बेस्ट टेक्निक है हम वो यूज़ कर सकें गिवन केस में। मतलब जो केस आया है तो हम उसमें समझ सकें कि इसमें कौन सी रेपर्टरी से हम ज़्यादा बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। सक्सेस इन रेपर्टराइजिंग डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू डील विद सिम्टम्स। जो रेपर्टराइजिंग में अगर हम सक्सेस पाते हैं तो हम डील कर पाएंगे सिम्टम्स से। द की टू एनिग्मा इज़ द ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स। ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स बहुत ज़रूरी है उसके लिए, टू नो विच सिम्टम्स आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू द करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन। अगर हमें 4 रेमेडी निकल के आ रही हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अलग अलग, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा सिम्टम्स है, उसकी वाइटल इंपॉर्टेंस कौन से सिम्टम की ज़्यादा है, ताकि हम करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन दे सकें। एंड ऑल्सो मे बी सेफली यूज्ड एज एन एलिमिनेटिंग सिम्टम्स। और कौन सा जो ऐसा सिम्टम है जो कम इंपॉर्टेंस, लेस इंपॉर्टेंस का है, तो उसे एलिमिनेट कर सके टू थ्रो आउट रेमेडीज़ बाई डजन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो अगर 12 रेमेडीज़, 1 डज़न रेमेडीज़ में से हम उन्हें निकाल पाएँ जिनकी वैल्यू कम है। ये मार्गरेट टेलर ने बताया। अब एक लास्ट है, डॉक्टर डगलस बोल्डेन ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट कहा है, हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। It is quite impossible for anyone to memorize all the symptoms recorded in the Materia Medica Medica। तो मटेरिया मेडिका में इतने सारे सिम्टम्स हैं, उनको याद करना बहुत क्वाइट इम्पॉसिबल है, लगभग नामुमकिन सा है। एंड टू अटेम्प्ट टू एग्जामाइन द रिकॉर्ड्स टू प्रूविंग इन ऑर्डर टू फाइंड विच ड्रग विल मोस्ट एक्यूरेटली करस्पॉन्ड विद द पेशेंट सिम्टम पिक्चर इज़ लाइक हंटिंग फॉर अ रीडर इन अ हेस्टैग। अब उसी के साथ उन्होंने बताया कि जो भी प्रूविंग के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको एग्जामाइन करा गया, टू अटेम्प्ट टू एग्जामाइन द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रूविंग इन ऑर्डर टू फाइंड विच ड्रग, कौन सा ड्रग है। इतने सारे रिकॉर्ड्स बने प्रूविंग के टाइम पर, उनमें से एक ड्रग हमें ढूंढना है जो पेशेंट की सिम्टम पिक्चर से मैच कर रहा हो। ये तो उसी जैसा हो गया ना कि अगर हम भूसे की डेहरी में एक सुई ढूंढने लग जाएं। दैट हाउएवर इज़ द प्रॉब्लम वन हैज़ टू फेस। और यही एक दिक्कत है जो एक इंसान को, एक फिजिशियन को फेस करनी पड़ती है। द डिफ़िकल्टी हैज़ बीन फेस्ड सिंस द अर्लीस्ट डेज ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस। और ये शुरू से ही दिक्कत आ रही है, जब से होम्योपैथिक की प्रैक्टिस शुरू हुई है। एंड हैज़ रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ रेपर्टरीज ऑफ वेरियस टाइप। और इसी वजह से बहुत सारी रेपर्टरीज बनी। और रेपर्टरी इज सिंपली एन इंडेक्स टू द मटीरिया मेडिका। एक रेपर्टरी क्या है, एक इंडेक्स है मटीरिया मेडिका का, जस्ट एज द सिम्टम्स इन द मटीरिया मेडिका। जैसे कि जो सिम्टम्स होते हैं मटीरिया मेडिका में, हैज़ बीन ग्रुप्ड एज मेंटल और रेफरिंग टू वन और द अदर ऑर्गन। तो उनको भी ऐसे ग्रुप किया गया है कि मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, आई सिम्टम, ईयर सिम्टम्स, ऐसे करके अलग अलग सिम्टम्स, GIT सिम्टम्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स, ऐसे। सो द रिपोर्टरी और द इंडेक्स हैज़ बीन अरेंज्ड ऑन अ सिमिलर प्लान। तो उसी तरह से जैसे मटीरिया मेडिका को अरेंज किया गया, तो वैसे ही उसका इंडेक्स अरेंज किया गया, वैसे ही सोच के उसका इंडेक्स बनाया गया। वो क्या है, रिपोर्टरी। ये बताया डॉक्टर डगलस बोल्डेन ने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की, आपकी जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं मैं कवर करा पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नीड ऑफ द रेपर्टरी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।